नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति। परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के श्री चरणों को नमन करते हुए चंबल के अमर सपूत नाम की पुस्तक से कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनिएगा। हम चंबल के लिए जितना कह सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। चंबल के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि चंबल क्या है, और चंबल के साहित्यकारों को सबके सामने लाना चाहते हैं। कितना दबंग, कितना दमदार साहित्य हमारे अंचल के साहित्यकारों ने लिखा है, और चंबल के साहित्यकार कमजोर नहीं हैं। चंबल के साहित्यकारों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उनका लेखन बहुत सशक्त है। युग युग से हम धन्य हो रहे तेरी महिमा सुनकर माँ। युग युग से हम धन्य हो रहे तेरी महिमा सुनकर माँ। अमृत सा जल बांट रही हो, अमृत सा जल बांट रही हो, जन पाव से लाकर माँ। कच्छ मगर घड़ियाल करे नित, उछल कूद नव नर्तन माँ। धवल नीर हर तीर तारने वाला कहे सकल जग माँ। पावन पावन पाहन पावन हुए विमल जल, पाहन पावन हुए विमल चल, जल में अवगाहन कर माँ। घाट घाट के ठाठ निराले हैं बहु तीर्थ मनोहर माँ। सिद्ध प्रसिद्ध हुए माँ अगणित तट पर तुझको ध्याकर माँ। कभी नहीं थकते रुकते जन महिमा तेरी गाकर माँ। चंबल की महिमा को जितना गाया जाए उतना कम है। चंबल क्षेत्र से सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं। जवाब ईंट का दें पत्थर से, सांसों का सांसों से। जवाब ईंट का दें पत्थर से, सांसों का दें सांसों से। कहीं मर्द एक आहत होता भूपटती लाशों से। तिनके भर के लिए वीरवर पाँव न पीछे धरते। तिनके भर के लिए वीरवर पाँव न पीछे धरते। गोली का बदला गोलों से देकर बातें करते। गोली का बदला ले बातों से, गोली का बदला गोलों से देकर बातें करते। चंबल के अमर सपूत, चंबल की माटी वीर प्रसूता है। कभी यह राजा रामशाह व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीर पैदा हुए, और सीमाओं पर रोज शहीद होने वाले सैनिकों को जन्म देती है चंबल की धरती। ये अपनी जान हथेली पर रखकर वहां मुस्तैदी से तैनात है चंबल के सैनिक। इन्होंने कभी राष्ट्र पर आंच नहीं आने दी। चंबल के सैनिकों ने चाहे सन 1962 में भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965-71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, यहाँ के वीर कभी पीछे नहीं हटे। प्रत्युत उन्होंने अपने शौर्य पराक्रम के द्वारा दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय चंबल के सैनिकों ने। चंबल परिक्षेत्र वीरों के लिए जाना जाता है। आज चंबल के लाड़लों की सबसे अधिक संख्या सीमा पर तैनात है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिसका एक न एक सपूत सेना में न हो या शहीद न हुआ हो। अकेले मुस्लिम बाहुल्य गांव काजी बसई में 400 परिवार भारतीय सेना में हैं, जहां से 458 वीर सपूत सरहद पर अपना देश की सेवा कर चुके हैं, एक छोटे से गांव से। यह गांव फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस चंबल घाटी में 40,213 भिंड और मुरैना के सैनिक सेना में या अन्य अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत हैं। यहाँ के लगभग 11,000 से ज़्यादा सैनिक रिटायर होकर के घर वापस आ गए हैं। अंचल के
139 सैनिक 1971 में और सन 1999 के कारगिल युद्ध में भी शहीद हो गए हैं। 139 सैनिक। अंचल के सैनिक की विधवाओं की संख्या भी वर्तमान में 1942 के करीब है। ऐसी वीर भूमि को अपनी लेखनी के द्वारा स्पर्श न किया जाए तो वांग्मय का होना भी निरर्थक है। कुछ यही सोच करके दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी ने यह लिखने का उपक्रम हाथ में लिया है। शहीदों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है यह पुस्तक। एक नहीं 51 पुस्तक उन्होंने चंबल के वर्णन के लिए लिख दी और चंबल को बागियों की धरती से मुक्त कराया। चंबल को मतलब नकारात्मक छवि को उन्होंने दूर कर दिया। ऐसे मैं तो उनको द ग्रेट कहूँगा, द ग्रेट परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस। कितने आदर्श हैं हमारे, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इसी से अंदाज लगा सकते हैं। 51 पुस्तकें यानी पूरा जीवन उन्होंने अपना पुस्तकों के लिए समर्पित कर दिया। चंबल की कलंक को धोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस। चंबल की अमर सपूतों का भी एक ही भाग है ये। पुस्तकें और भी हैं। शहीदों और वीरांगनाओं पर भी दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस ने लिखा है। चंबल की नारी खंड काव्य, चंबल की माटी महाकाव्य और चंबल पर बहुत सारा लिख दिया है। चंबल की बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी सत्यानंद स्वामी, युग पुरुष उपाध्याय, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय पर उन्होंने लिखा है। परशुराम पर लिखा है। स्वामी चंबल चालीसा, परशुराम चालीसा, श्री राम नाम चालीसा और बहुत सी चालीसा और आरतियां उन्होंने लिखी हैं। तंवरघारी शब्दकोश उनका है। कोई भी क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं। एक कहानी संकलन भी दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी का है। मैं तो कहूँगा एक शोध योग्य कवि है। उनके साहित्य पर शोध करना चाहिए शोध छात्रों को। हमारे अंचल में एक इतना बड़ा साहित्यकार विद्यमान है और लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वास्तव में बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा भी नहीं कि कमजोर साहित्य है उनका, केवल कलम चला दी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लिखा है। राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अब तक बहुत वीर पुरुष यहाँ हुए हैं। संत वल्लभदास, बड़े बड़े संत हुए हैं। वीर पुरुषों की बात छोड़िए, बड़े बड़े संत हुए हैं जिनका नाम भी ले लें तो मन बड़ी श्रद्धा से भर जाए। ऐसे ऐसे संत हमारे चंबल अंचल में हुए हैं। और ये चंबल की धरोहर हैं दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस। पग पग पर धरोहर बिखरी पड़ी हैं। आवागमन के साधन कमजोर है हमारे चंबल में, वरना यहाँ पग पग पर बहुत ऐतिहासिक महत्व की धरोहर हैं भरी पड़ी हैं। आवागमन की सुविधा होती काश। नदियों की गोद में बसी चंबल की घाटी अपने स्वर्णिम अतीत, गौरवशाली वर्तमान और संभावनाओं भरे भविष्य की वजह से प्रदेश में क्या देश में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। ये चंबल पृथ्वी का हृदय है। माटी आज भी सोना चांदी उगल रही है। यहाँ वीरों की गाथाएं आज भी दोहराई जाती हैं। आज भी यहाँ की हवा में कला व संस्कृति झंकत उठती है। कभी यहाँ घोड़ों की टापें गूंजी तो कभी तलवारों की तीखी धारें, परंतु यहाँ के यार राजा कभी किसी के सामने झुके नहीं। चंबल के राजा कभी किसी के आगे झुके नहीं। यहाँ की धरती आज भी अपनी शौर्य गाथाएं कह रही है। यह अंचल अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद बीहड़ है। बीहड़ों में पहुंचना आसान नहीं होता है। सांप भी मिलते हैं,
खतरनाक जहरीले जीव मिलते हैं और रास्ते भी भटकाव वाले होते हैं, भटक जाते हैं लोग। ऐसे रास्ते होते हैं बिहड़ों में। यहाँ की धरती आज भी अपनी शौर्य गाथा कह रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद भी चंबल में उत्सवों की उमंग रहती है, परंतु जीवन में आशाओं की पतवार खोते हुए आज भी यह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऊर्जावान है यहाँ के लोग, लेकिन अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि साथ में नकारात्मक लोग भी, उनका टांग खींचने वाले लोग भी बहुत होते हैं। यहाँ परेशान करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। द्वेष की भावना कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है यहाँ, इसलिए आसानी से काम नहीं हो पाता है। पग पग पर धरोहरें बिखरी पड़ी हैं चंबल में। आवागमन के साधन, सरकार का बेरुखीपन व इन स्थलों की जानकारी न होने से इनका कोई मूल्य ही नहीं है। यहाँ के प्राचीन विशाल स्मारक, जिनमें कलापूर्ण गुंबज, 12 द्वारी विशाल कक्ष, पत्थर की कटी हुई जालियां, परकोटे व द्वार आज भी यहाँ की ऐतिहासिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक व पुरातात्विक गरिमा में चार चांद लगाए दिख पड़ते हैं। यहाँ के इतिहास व स्मारकों का प्रमाणिक व तथ्यात्मक विवरण देने वाली पुस्तक की ललक दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के हृदय में सदैव रही, और अब मेरे हृदय में भी ये ललक है। मैं भी चंबल के साहित्य को प्रकाश में तो लाऊंगा ही, लेकिन चंबल के धरोहरों पर बहुत लिखूंगा, और आने वाले समय में मेरी पुस्तकें चंबल के बारे में ही बताने वाली होंगी कि चंबल क्या है। चंबल के सकारात्मक पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मैं रखूंगा सब लोगों के समक्ष। ऐतिहासिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक गरिमा में चार चांद लगा दिए यहाँ की धरोहरों ने। यहाँ के इतिहास और स्मारकों का प्रामाणिक व तथ्यात्मक विवरण देने वाली पुस्तक की ललक दादा श्री सरस जी के हृदय में थी, जो आज हमारे हृदय में है। इसी की आवश्यकता है, आप लोगों में भी है। आप लोग भी चंबल के लिए सोचें कि चंबल की नकारात्मक छवि को दूर करने का प्रयास जैसे हम करते हैं वैसे आप भी करें। चंबल में आप भी जन्म लिए हैं। यह पुस्तक आप चाहिए तो ले सकते हैं डॉक्टर सरस जी से, और चंबल के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही है। वैभव चंबल का, चंबल की शिल्पकला बहुत महत्वपूर्ण है। भव्य प्राचीन स्थल है यहाँ। शनिचरा धाम त्रेता युग का है। त्रेता युग से, शनिचरा धाम का मतलब शनि भगवान की मूर्ति त्रेता युग से है। यहाँ गढ़ी, छोटे किले, स्मारक, अन्य प्राचीन भव्य स्थल चंबल में हैं। श्योपुर जिले का भूभाग भी पहले भिंड और मुरैना के अंतर्गत आता था, तो जो अब चंबल संभाग में ही आता है। दादा डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी चंबल अंचल के अपूर्व परिव्राजक हैं। चंबल अंचल की सांस्कृतिक धरोहर के संग्रहित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक ज्ञान के उद्गाता, उदात्त साहित्य की संभावनाओं से निहित साहित्यकार चंबल क्षेत्र के अपूर्व परिव्राजक हैं। चंबल अंचल की मिट्टी के प्रति इनमें अगाध अनुराग, सहज समर्पण तथा असीम भक्ति भाव है। चंबल के निर्मल जल ने इनके मन, मस्तिष्क तथा हृदय को प्रक्षालित कर भक्ति रस में सरोबार कर दिया है। इन्होंने लिखे हैं कौन कौन से ग्रंथ, सुनिएगा। इन्होंने स्वामी सत्यानंद, महात्मा लोचन दास, भक्तमाल भाग 1 व 2, और शायद अब तीसरा भी है, भक्त प्रभा, भक्त कौमुदी, भक्त प्रसून, भक्त सुधा, चंबल भक्तावली, आदर्श संत आदि भक्तिपूर्ण रसपूर्ण कृतियों का सृजन कर चंबल अंचल में
भक्ति रस प्रवाहित किया है। इससे लगता है कि चंबल अंचल में भक्त कितने हुए होंगे, इसलिए उन्हें भक्तावली रचनाएं लिखनी पड़ी। इन कृतियों में चंबल अंचल के भक्तों एवं संतों के जीवन एवं आदर्शों को प्रस्तुत कर जनमानस को तो हम लाभान्वित किया ही है, साथ ही उनकी जीवन गाथा को भी चिरस्मरणीय बनाया है। चंबल के तीर्थ भाग प्रथम व द्वितीय कृतियों में चंबल क्षेत्र की आध्यात्मिकता और धार्मिकता परिलक्षित होती है। यात्रा संस्मरण, अमरनाथ धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के कष्ट साध्य व्यय साध्य धार्मिक यात्राओं के सरस संस्मरण हैं। भक्त भावुक होता है। डॉक्टर उपाध्याय की भावुकता और ब्रह्मानंद साहित्यिक क्षेत्र में भी अभिव्यक्त हुआ है। सरस सरोवर मुक्तक काव्य संग्रह है दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी का। शहीद बिस्मिल, स्वामी सत्यानंद, चंबल की नारी, युग पुरुष उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पर उनका दर्शन का एक खंड काव्य भी है। परशुराम महाकाव्य है। चंबल की माटी महाकाव्य है। एक कहानी संकलन भी दादा का प्रकाशित हुआ है श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी का। बहुत सारी साहित्यिक कृतियां 51 पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हो गई हैं। चंबल की माटी महाकाव्य तो चंबल क्षेत्र के भौगोलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की व्यापक एवं गौरवमयी महागाथा है और डॉक्टर उपाध्याय के पर्यवेक्षण, अध्ययन एवं पर्यटन से उपलब्ध ज्ञान संवेदनात्मक स्तर पर अभिव्यक्त हुआ है। काव्य में शास्त्रीय लक्षणों के अनुपालन का प्रयास किया गया है। प्रकृति चित्रण एवं ऋतु वर्णन ने चंबल क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत बनाया है। यह चंबल क्षेत्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोध कराने वाली पुस्तक हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना चाहिए और खास करके उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो चंबल संभाग के हैं। और उनकी पुस्तकें सफल पुस्तकें हैं। ऐसा नहीं कि केवल लिख दिया, लिखा नहीं है, दमदारी से लिखा है, सशक्त लेखन है और शोध योग्य लेखन है। शोध छात्र उनके साहित्य पर शोध करें, रिसर्च स्कॉलर आएँ और पुस्तकें ले जाएं, शोध कार्य करें, ऐसा उनका लेखन है। यह चंबल का क्षेत्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोध कराने वाली सफल कृति है। कवि को लोक भाषा, लोक संस्कृति एवं लोक काव्य का समुचित ज्ञान है। दादा श्री डॉक्टर सरस जी को उदात्त कोटि के साहित्य सृजन की अपार संभावनाएं दादा श्री सरस जी में हैं। तो ये भी 3 भागों में पुस्तकें हैं जिसमें हमारे चंबल संभाग के 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। हम सबसे पहले रखेंगे श्योपुर जिले को। श्योपुर में क्या है सुनिएगा। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
प्रथम भाग में श्योपुर जिला है। श्योपुर जिले में परिचय, श्योपुर का इतिहास, पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व के स्थल, श्योपुर का किला, श्योपुर का बंजारा डैम, सीप नदी के सुरम्य घाट, ईदगाह, शेर शाह सूरी के सिपह सालार का मकबरा, बड़ौदा किला, डोब कुंड, रामेश्वर का त्रिवेणी संगम, मानपुर का किला, काशीपुर की गढ़ी, भूखाड़ा की शिवगढ़ी, शिव मंदिर नागदा और भूखाड़ा की शिवगढ़ी, शिव मंदिर नागदा, डोनाकोह का पार्श्वनाथ मंदिर, विजयपुर का दुर्ग, नीमोदा पीर की दरगाह। विजयपुर का दुर्ग भी कुंवारी नदी के किनारे बहुत अच्छा लगता है। पांडोला में गौरी जी का मंदिर, हीरापुर के प्राचीन मंदिर, माड़ी करार, ढूडर की गढ़ी, हासिलपुर की छतरियां, कराहल की गढ़ी, गिरधरपुर की गढ़ी, छतरियां, सोई व राजपुरा की गढ़ियां, कूनो डाक बंगला, उतनबाड़ का ध्रुव कुंड, हजारेश्वर महादेव मंदिर, नीमोदा का शिव मठ, जैनी के क्षेत्रपाल, देवरी के हनुमान, रणथंभौर का दुर्ग, राजा मनोहर दास की छत्री, चारबाग, पार्वती सेतु। अब दूसरा भाग है चंबल की। इस पुस्तक में चंबल की धरोहर एक पुस्तक और है हमारी, डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के द्वारा लिखी गई। तो सुनिएगा दूसरी पुस्तक के परिचय है मुरैना जिले का। मुरैना जिले का इतिहास, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल, दाऊजी का मंदिर मुरैना गांव में, चांचल का शिव मंदिर, लिखी छंच की पहाड़ियां पहाड़गढ़ में हैं ये, और विष्णु मंदिर पड़ावली में, नरेश्वर के प्राचीन मंदिर, कर्णखार, कुंतलपुर, शनि मंदिर ऐती सनीचरा में है। और ऐती सनीचरा का महत्व इस तरह भी देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने आसमान में वार्तालाप किए हैं। आसमान में वार्तालाप करने वाले संत हमारी ऐती की सनीचरा की पहाड़ियों पर हुए। करह धाम का भी कहते हैं, वहाँ पे भी ऐसे संत थे जिनके कहने से पटिया भी चलने पड़ती थी, इसलिए उन्हें पटिया वाले बाबा कहते हैं कि जिस पर बैठे थे वो आसन, वो पटिया ही, जिस पटिया को पर आसन लगा करके बैठे थे वो पटिया ही उनके कहने से उड़ने लगी, चलने लगी हवा में। सबलगढ़ का किला है मुरैना जिले में, विष्णु मंदिर पड़ावली, नरेश्वर के प्राचीन मंदिर, कर्णखार कुंतलपुर, शनि मंदिर ऐती, सिंहोनिया का ककन मठ, सबलगढ़ का किला, राहु घाट झरना, नूरजहां की गढ़ी, नूराबाद, 64 योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर है। हरसिद्ध देवी का मंदिर है कुतवार में, कोतवाल बांध है, बटेश्वरा के शिव मंदिर, नूरजहां की गढ़ी नूराबाद, 64 योगिनी मंदिर, ऐसाह का किला, प्राचीन गढ़ी, मुरैना गांव, प्राचीन शिव मंदिर, ऐती विष्णु मंदिर, पौड़े हनुमान जी का मंदिर, शनि पर्वत, प्राचीन बड़ा मंदिर, खिरावली, प्राचीन मंदिर, बाणगंगा, देवरानी व जेठानी के कुआं, सिंहोनिया, प्राचीन मंदिर, गणेशपुरी, सरसैनी का किला, राजा शांतनु का खेरा, गुड़ा चंबल, मानखेरा का किला, बरईकोट का दुर्ग, मुगल कालीन पुल, नूराबाद, जरारी का किला, पहाड़गढ़ का किला, शहदपुर की गढ़ी, शेरगढ़ का किला, धौलपुर में है शेरगढ़ का किला, प्राचीन शिव मंदिर, अरठौनी, गढ़ी, महल, दरवाजा, हुसैनपुरा, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बरहावली, गोलारी का किला, रामपुर का किला, डोंडरी की प्राचीन कचहरी,
सेवर का किला, सोनावली की ऐतिहासिक गढ़ी, ये भी मुरैना जिले में सोनावली की ऐतिहासिक गढ़ी, बाबा देवपुरी की जग्गा, जोरा की गढ़ी, देवहंस का गढ़ का किला, देवहंसगढ़ का किला, पिनाहट का किला, उसैत की गढ़ी, महुआ देव, प्राचीन कपिल मुनि का आश्रम, कपरसैन मैना वसई कपिल मुनि का आश्रम है ये, अम्बाह का किला, प्राचीन कारागार अम्बाह, अम्बाह की कचहरी, अम्बाह का संक्षिप्त इतिहास, अन्य महत्व के स्थल। तीसरा भाग है भिंड जिला, परिचय, भिंड का इतिहास, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल, अटेर का किला, गोहद का किला, मल्हार राव होलकर की छत्री, आलमपुर, पराजबासा का दुर्ग, रमाकोट का किला, सराया का छोटा किला, सेवड़ा का किला, भिंड का दुर्ग, कनेरा की गढ़ी, इंदुरकी का किला, लहार का किला, बोरेश्वर महादेव का मंदिर, करनखेरा चंबल घाट, रौन की गढ़ी, मछंड का किला, रहुकुला देवी, भारेश्वर मंदिर और गोपाल जी का मंदिर, कुटरा, नवादा बाग, भिंड, पांडवों की नगरी, चक्रनगर, रतनगढ़ का किला, देवगढ़ का किला, प्राचीन स्थल पावागढ़ पवई में है, खैराट का किला, नया महल, गोहद, विष्णु मंदिर, वरहद, अकोला की गढ़ी, शिव मंदिर, छीमका, कृपया देव मंदिर भारौली, अन्य महत्व के स्थल भी हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर के लिए तो ज्ञात स्थल हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी ही हमें नहीं है, लेकिन हैं, वो भी दर्शनीय स्थल हैं। तो ध्रुव, वाल्मीकि, परशुराम जैसे महान ऋषियों की, मुनियों की तपस्थली रही, कपिल मुनि की जो तपस्थली रही, शेर, चीते, हिरण, बारह सिंह जैसे वन्य प्राणियों की शरण स्थली कहलाने वाला श्योपुर अंचल प्राकृतिक वन संपदा से तो भरपूर है ही, साथ ही यह पुरा संपदा से भी भरा हुआ है। भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्य प्रदेश प्रांत के चंबल घाटी के अंतर्गत बसा चंबल अंचल प्राचीन धरोहरों से भी सुसज्जित है। कभी शिवपुर नाम से जाना जाने वाला श्योपुर शिव की नगरी होने का द्योतक है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 6,66,081 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का कुल वन क्षेत्र 2,500 वर्ग किलोमीटर है। श्योपुर नगर 25 डिग्री 15 मिनट से 25 डिग्री 45 मिनट अंश तथा 76 डिग्री 72 मिनट से 77 डिग्री 78 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। श्योपुर की यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 899 mm है। अतीत में महाभारत का महाअरण्य कहलाने वाला यह क्षेत्र अब सघन वनों, पथरीली नदियों, ऊंची नीची घाटियों, प्राचीन मंदिरों, दुर्गों, शैलाश्रयों व विभिन्न शैलचित्रों को अपनी विशाल वक्षस्थल में समाहित करने वाला चंबल अंचल। यहाँ पर बहने वाली पतित पावन नदियाँ बनास, सीप, पार्वती, कूनो, चंबल, अहेली हैं। अपने जल से अभिषेक कर यहाँ की शस्य श्यामला धरती को भी उपजाऊ बना देती हैं चंबल की नदियाँ। इसके पूर्व में शिवपुरी जिला, उत्तर में मुरैना जिला,
मंडल व दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। इस जिले की पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी 3 दिशाओं में राजस्थान प्रांत की सीमाएं स्पर्श करती हैं। मध्य प्रदेश के सुदूर छोर पर स्थित श्योपुर अपने नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के लिए भी विश्व विख्यात है। यहाँ राजस्थान की सतरंगी संस्कृति एवं विलक्षण कला का अद्भुत नमूना मिलता है। यहाँ के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी 9वीं 10वीं शताब्दी से प्राप्त होती है, जो प्रागैतिहासिक काल व पाषाण युग के पत्थरों के हथियार सरका तालाब और भीमसरा से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल के पत्थरों के हथियार सरका तालाब और भीमसरा में मिलते हैं। मानव का निवास जब कंदराओं में हुआ करता था, पत्थरों की औजार बना करके जो जीवन जीते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय लगभग 8 से 10 हजार वर्ष पूर्व उसने अमिट रंगों से अपनी कला का प्रदर्शन इन गुफाओं में, विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में, उसके आसपास की दीवारों पर किया है। ये शैलचित्र, करार, डोबकुंड, रेमजाखोह, सियाका, फूलदा, निमानिया, लाड़ीकोन आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। श्योपुर के इतिहास के संबंध में प्रथम लिखित जानकारी खड्गराय कृत चंबल गोपांचल आख्यान से प्राप्त होती है। इसके अनुसार राजा अजयपाल, जिसने लगभग 1194 से 1291 तक श्योपुर को अपनी राजधानी बनाया, वह कई कलाओं का ज्ञाता था। मूलतः नरेसर मुरैना को भी कहते, मुरैना में है नरेसर मुरैना क्षेत्र का यह राजा पृथ्वीराज चौहान का करद राजा था। इसके पश्चात जयंतपाल, बसंतपाल, विजयपाल ने यह राज्य किया। इसी क्रम में विजयपाल द्वितीय का नाम आता है, जो रणथंभौर के प्रसिद्ध राजा हम्मीर देव का करद राजा था। राजा हम्मीर देव को हराने के साथ ही श्योपुर भी अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य में आ गया। इसके पश्चात मेवाड़ के राजाओं ने इस पर कब्जा जमा लिया। सन 1489 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इसे जीत लिया था। इसके कुछ वर्षों के बाद सन 1542 में से शेर शाह सूरी ने अपने आधिपत्य में कर लिया। सन 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद से सन 1554 ईस्वी तक श्योपुर क्षेत्र उसके पुत्र इस्लाम शाह के सूर के आधिपत्य में रहा। श्योपुर में शेर शाह सूरी का भी प्रभाव रहा है। उसने भी कुछ इमारतें बनवाई हैं, मस्जिदें बनवाई हैं श्योपुर में। (1545) में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1554 तक श्योपुर क्षेत्र उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी के आधिपत्य में रहा, जिसने ग्वालियर को भी अपनी राजधानी बनाया था। शेर शाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह सूरी समय के चक्र के साथ सन 1567 ईस्वी में जब अकबर चित्तौड़गढ़ की ओर कूच कर रहा था, तब यह किला, श्योपुर का किला, सुरजन सिंह हाड़ा के हाथ में था, जो उसने एक संधि के द्वारा अकबर को दे दिया, जिसे ने बाद में इसे अजमेर सूबे के अंतर्गत रणथंभौर स्टेट का एक परगना बना दिया। इसके कुछ दिनों पश्चात सन 1584 ईस्वी में राजा इंद्र सिंह गौड़ ने अकबर के सामंत शासक के रूप में श्योपुर का शासन प्रबंध संभाला।
सन 1809 ईस्वी में ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया के द्वारा उसे जीते जाने के पूर्व गौड़ राजपूत राजा नरसिंह दास, मनोहर दास, पुरुषोत्तम सिंह, आत्माराम, इंद्र सिंह, किशोर दास, राधिका दास श्योपुर किले का शासन प्रबंध करते रहे। दौलतराव सिंधिया ने श्योपुर के एक जागीर के रूप में जॉन बैप्टिस्ट फिलोज को सौंप दिया। कालांतर में सन 1814 ईस्वी में राघवगढ़ के राजा जयसिंह खींची ने श्योपुर पर आक्रमण कर दिया, इस पर कब्जा जमा लिया। सिंधिया ने सन 1815 ईस्वी में सेना भेजकर कठिन लड़ाई के बाद सफलता तो हासिल की, परंतु जयसिंह अपने 5000 सिपाहियों के साथ डटा रहा। उसने जून 1816 ईस्वी में पुनः श्योपुर पर कब्जा कर लिया। 1818 ईस्वी में राजा जयसिंह की मृत्यु तक यह झूमा झपटी चलती रही। सन 1857 ईस्वी में बड़ौदा के राजा बलवंत सिंह ने श्योपुर के किले को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु उनका यह कब्जा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। पुनः सिंधिया ने इसे जीत लिया। दौलतराव सिंधिया के दत्तक पुत्र जीवाजीराव सिंधिया यहाँ के शासक सन 1865 तक रहे। इस अवधि में यहाँ का विकास एक योजना अंतर्गत किया गया। सिंधिया शासकों के क्रम में जीवाजीराव के पुत्र दौलतराव सिंधिया के दत्तक पुत्र जीवाजीराव सिंधिया यहाँ के शासक रहे 1865 तक। जीवाजीराव के पुत्र जियाजीराव श्योपुर रियासत के शासक रहे 1865 से 1889। इसके बाद जनकोजीराव सिंधिया का आधिपत्य रहा। बंजारा डैम का पुनः निर्माण करवाया। जियाजीराव सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया ने 1894 से 1925 तक राज्य किया। सिंधिया वंश के माधवराव एक योग्य एवं दूरदर्शी शासक थे। उनका शासनकाल श्योपुर के सुदृढ़ीकरण और स्थिर प्रगति का काल कहलाता है। श्री माधवराव सिंधिया का निधन हुआ। उनके बाद जीवाजीराव ने बालिग होने पर आजादी तक यहाँ राज्य किया। जीवाजीराव के शासनकाल में चारों ओर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था। आजादी के पश्चात 1948 में श्योपुर जिले का दर्जा समाप्त कर इसे मुरैना जिले में मिला दिया। तब इसका काफी विकास रुक गया। फिर निरंतर संघर्ष के बाद 21 मई 1998 को पुनः श्योपुर को नवीन जिले का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें वर्तमान में 3 तहसीलें हैं। श्योपुर, विजयपुर, कराहल। कराहल को तहसील का दर्जा 2 अक्टूबर 1997 को मिला। इसके पहले यह कराहल विकास खंड था। अब श्योपुर में पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को भी हम देखें। व्यूअर नहीं है, बाद में देख लेंगे। अब तक सुना उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति, जय हिंद, जय हिंदी। लेकिन यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे बल मिले, ताकत मिले हमें कि हमारे अंचल के साहित्यकारों को आप लोग देख पा रहे हैं और सुनते भी हैं। जैसे इसका हमें आभास होगा और ये भी लगेगा कि हमें आगे भी प्रयास करते रहना चाहिए अंचल के साहित्यकारों को प्रकाश में लाने के लिए। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं, जिससे उनको कुछ आत्मसंतुष्टि मिले। वैसे लिखते तो ये स्वांत सुखाय के लिए है हमारे अंचल के साहित्यकार, क्योंकि मिलना जुलना कुछ नहीं है, फिर भी लिखते हैं। मिलना जुलने का मतलब केवल मान सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं कि धन के लाभ के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है। मान सम्मान के ऐसे भूखे नहीं है, केवल लिखते हैं स्वांत सुखाय के लिए। पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल श्योपुर का किला है महत्वपूर्ण। श्योपुर में समुद्र तल से 959 फुट की ऊंचाई पर श्योपुर का किला सन 1537 में गौड़ राजपूतों ने बनवाया था। सीप एवं कदबाल नदियों के संगम पर बना यह किला
पत्थर के शिल्प का एक बेजोड़ नमूना है। पुरातत्व संग्रहालय हेतु 425 बेश कीमती मूर्तियों का भी संग्रह किया गया है श्योपुर के किले में। श्योपुर के किले में गुजरी महल है, नरसिंह महल, दरबार हॉल, राजा इंद्र सिंह का दरबार, राजा किशोर दास की छतरियां दर्शनीय हैं। किले में स्थित राम मंदिर, जैन मंदिर भी दर्शनीय है। किले में कुछ भवनों को संरक्षित कर दिया गया है। किले के अंदर बने सभी महल वक्र राज के वंशज राजा इंद्र सिंह ने बनवाए थे। और श्योपुर के किले में गजानन माधव मुक्ति बोध का भी संग्रहालय बन गया है। सहारिया जनजाति का भी संग्रहालय बन गया है, जिसे देखने के लिए जाना चाहिए। और मेरा भी प्लान ये है कि किसी दिन जाऊंगा और श्योपुर में बड़े भैया दादा श्री प्रताप शाक्य जी और दादा प्रणय प्रभात जी यदि स्वस्थ हों तो उनको भी ले चलेंगे, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। और श्योपुर में दीदी संगीता जैतवार, सुनील शर्मा ऋषिश्वर हमारे मित्र और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ में घूमना फिरना श्योपुर में हम करना चाहेंगे। श्योपुर के किले में, श्योपुर में जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनको घूमेंगे किसी दिन। निशा वर्मा है श्योपुर में, इन लोगों के साथ घूमने का पर्यटन का अनुभव आनंद प्राप्त करेंगे। और भी लोग हैं जिनके मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, श्योपुर में हैं। और भी साहित्यकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जो जिनके साथ में ज्ञान प्राप्त करते हुए भ्रमण कर सकते हैं। और हम एक और भी जानकारी जुटाएंगे, सहारिया जनजाति के बारे में जानकारी जुटाएंगे। और वहाँ पर जो अनछुए दृश्य रह गए हों उनको भी हम प्रकाश में लाने का कार्य करेंगे। श्योपुर ही नहीं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पूरा चंबल एक बार हम अवलोकन जरूर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति, जय हिंद, जय हिंदी।